कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अरे मिनी डार्लिंग, मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं फोटोग्राफर को अपने साथ लेके आऊँ। फोटोग्राफर, यस सर। भाई अंदर आओ। हाँ आइए। अरे क्या रेडी? एक मिनट रुको। कम प्रमोदनी, कम यार, कम क्लोजर टू मी, कम कम। गिव मी योर हैंड। यस। एक मिनट। एक और enough. Okay. प्रमोदी, एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे होठों पर जो ये अचानक मुस्कुराहट उभर कर आई है ना, क्या वो इस बात का सबूत है कि तुम अपनी आजादी से बहुत खुश हो? बेनी जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैं बहुत खुश हूँ। बिना जान पहचान के आपने जो मेरी मदद, मेरी जो सहायता की है ना, मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलूंगी मिनी जी। मैं आपने जो मुझ पे एहसान किया ना मिनी जी, मैं चाहती हूँ कि आप अखबार वालों को बुलाओ और उनसे कहिएगा कि जितनी समाज सेविका है ना, वो सब आपके रास्ते पर चले। अरे सो स्वीट। वैसे प्रमोदनी, मैंने अखबार वालों को यूं ही नहीं बुलाया है। अब देखना, कल ये तस्वीर सारे अखबारों में छपेगी, सारी दुनिया देखेगी कि मिनी ग्रोवर किस तरह की औरत है, कितनी बड़ी सोशल वर्कर है वो। देखना तुम। अरे हाँ, तुम मेरे साथ रही ना, तो तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी में मैं कितना इनकलाब लेकर आती हूँ। मिनी जी जरूर लाइए इनकलाब। जानते हैं, इस इनकलाब की मुझे सख्त जरूरत है। मिनी जी, मैं आपका और ग्रोवर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोतवाल जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे हक के लिए जो आर्ग्यूमेंट की है, उसके खिलाफ ना तो सरकारी वकील कुछ बोल पाए हैं, ना इंस्पेक्टर विक्रम और ना इंस्पेक्टर रूपा कुछ बोल पाए हैं। जी, आपने तो देख ही लिया कि अदालत में मैंने किस तरह से आपकी बोलती बंद कर दी। प्रमोदनी, जब तक तुम्हारे रहने का कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता ना, तुम हमारे साथ रहोगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कोतवाल साहब, मैं आपकी फीस आपके ऑफिस में भिजवा दूंगी। जी, उसका मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, थैंक यू। तो मैं चलूं ग्रोवर साहब? थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। प्रमोदनी, अब तुम पहले फ्रेश हो लो, बाकी बातें बाद में करते। गो स्ट्रेट एंड लेफ्ट। डार्लिंग, मुझे इस फोटो का प्रिंट आज शाम तक चाहिए। मैं चाहती हूँ कल तक ये तस्वीर सारे अखबारों में छपे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भाई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? कोई खास बात है? हाँ, खास बात है। तुम्हारी 1 महीने की छुट्टी मंजूर हो गई है। मेरी 1 महीने की छुट्टी मंजूर हो गई है? यस। मगर मैंने तो कोई अर्जी नहीं की, फिर ये किस खुशी में छुट्टी मंजूर की है?
विक्रम, तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? रूपा, मेरा और तुम्हारा रिश्ता कोई मजाक का रिश्ता तो है नहीं। हाँ, मगर कोई रिश्ता तो है। हाँ वो है, मगर यहाँ पर नहीं, पुलिस स्टेशन के बाहर। अच्छा, बाहर सही, मगर रिश्ता तो है ना। अरे विक्रम, ये छुट्टी वाला मामला क्या है? कहीं मेरी तरफ से तुमने तो छुट्टी की अर्जी नहीं दी ना? अरे तुम क्या कह रही हो? मैं भला तुम्हारी छुट्टी की अर्जी कैसे दे सकता हूँ, और वो भी तुमसे बिना पूछे? तो फिर बात क्या है? रूपा, प्रमोदनी ग्रोवर के घर पहुंच चुकी है, मिसेस ग्रोवर की शरण में, और अब तुम्हारी ड्यूटी वहीं आसपास लगाई जाती है। तुम्हें भेष बदल कर वहां पर रहना और ग्रोवर के घर की निगरानी बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। भेष बदल कर? हाँ, क्योंकि तिवारी प्रमोदनी से मिलने वहां जरूर आएगा। मुझसे और तुमसे ज्यादा तिवारी को कोई अच्छी तरह से नहीं जानता, और हो सकता है कि वो वहां पर भेष बदल कर आए। इसका मतलब ये है कि आज से मेरी ड्यूटी वहां है। विक्रम, तुम एक काम करो, कभी कभी आलू प्याज का ठेला लेकर वहां से गुजर जाया करो, ताकि इसी बहाने मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो सके। आलू प्याज का ठेला तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, और उस दिन जिस दिन तुमसे मेरी शादी हो जाएगी, राइट? अच्छा, तो शादी के बाद तुम आलू प्याज का ठेला लगाओगे? देखो, वक्त बर्बाद मत करो, वरना सचमुच में आलू प्याज का ठेला लगाना पड़ेगा। ओके? ओके सर। गो नाउ। हाँ बोलो ठाकुर, ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसके लिए तुमने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया? ठाकुर साहब, मुझे एक खबर मिली है कि एक आंधी इस हवेली की तरफ बढ़ी आ रही है। अगर थोड़ा सोच समझ से काम किया जाए तो हम उसे रोक सकते हैं। ठाकुराइन, तुम किस आंधी की बात कर रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब, मैं उस आंधी की बात कर रही हूँ जिसने अभी अभी जन्म लिया है। मैं उस आंधी की बात कर रही हूँ जिसे जन्म देने वाला इस हवेली का वारिस है, आपका बेटा विनोद ठाकुर। ठाकुराइन, मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम ये पहेलियां बुझाना कब छोड़ोगी। ठाकुर साहब, मैं पहेलियां नहीं बुझा रही, मैं मनाली के बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। तो तुम उस ब्लैकमेलर से हमारे बेटे विनोद ठाकुर का रिश्ता जोड़ रही हो? नहीं ठाकुर साहब, मैं किसी से किसी का रिश्ता नहीं जोड़ रही, वो रिश्ता पहले से ही जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो सच्चाई हमने बहुत दिनों से पर्दे में छुपा कर रखी थी, जो विनोद का एक रूप हमने नकाब में ढांक रखा था, कहीं ऐसा ना हो बड़ी अदालत में वो सबके सामने जाहिर हो जाए, वो नकाब उतर जाए। तो तुम क्या चाहती हो ठाकुराइन? ठाकुर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप प्रगति को बुलाकर उससे समझौते की बात करें। क्या समझौते की बात? प्रगति से? हाँ ठाकुर साहब, हाँ, यही वक्त का तकाजा है और यही समय की मांग। नहीं ठाकुराइन, प्रगति के साथ समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये प्रगति की एक ओछी चाल है हमारे खिलाफ, क्योंकि वो ऐसे मौके पर हमेशा तुम्हें इस्तेमाल करती है, तुम्हारे जरिए अपनी हर धमकी हम तक पहुंचाती है। ठाकुर साहब, ये धमकी नहीं, ये सच्चाई है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिद और आपके अभिमान के चक्कर में आपके बेटे की जिंदगी का सुख चैन खत्म हो जाए, उसकी जिंदगी में आग लग जाए। तुम जिस समझौते की बात कर रही हो वो हो ही नहीं सकता है ठाकुराइन। अगर ये समझौता नहीं हो सकता तो फिर अदालत होगी, कानून होगा, कानून की पाबंदी होगी, और उन कानून की पाबंदियों पर अमल करने के लिए आप मजबूर होंगे। उस वक्त रतनपुर की हवेली और उसकी मान मर्यादा का जुलूस निकल चुका होगा। ठाकुर साहब, अब भी वक्त है, जरा ठंडे दिमाग से विचार करके देखिए, वरना आने वाले इतवार को वो आंधी मेरी पहुंच से बाहर होगी। तो तुम ये क्यों नहीं कहती हो ठाकुराइन कि मेरे से बगैर पूछे तुमने उन लोगों के साथ समझौता कर लिया है? लेकिन मेरी भी बात अच्छी तरह से सुन लो, और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन रतनपुर की हवेली की इज्जत और मान मर्यादा का जुलूस निकलेगा ना, वो दिन ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
और ये बात भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कोई भी इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा नहीं डालता। ठाकुर साहब, मुझे आपके बारे में कभी कोई गलतफहमी नहीं रही। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की, सच्चाई दिखाने की कोशिश की। ठाकुराइन, तुमने जो बात कही वो मैंने सुन ली। तुमने प्रगति की बात तो मुझे बता दी, लेकिन मेरी बात भी प्रगति को जाकर बता देना कि अगर वो अदालत में मुझे चुनौती देना चाहती है तो उसकी इस चुनौती को भी मैं स्वीकार करता हूं। जिसके भाग्य में पराजय लिखी हो उसे तो लिखने वाला भी नहीं बदल सकता। जी मिनी जी, इधर आओ, इधर आओ। देखो, मेरी और तुम्हारी तस्वीर छपी है पेपर में। देखा, मेरे साथ एक ही दिन रहकर तुम कितनी पॉपुलर हो गई हो। मिनी जी, सच कहा आपने। आज तक मैं अंधेरे में गुमनाम थी, मुझे कोई नहीं पहचानता था। अचानक एक ही दिन में मुझे सारा शहर पहचानने लगा। लेकिन मिनी जी, मेरे साथ अखबार में तस्वीर छपवाकर आपको डर नहीं लगा? डर किस बात का? मिनी जी, आप एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, यानी कि समाज सुधारिका, और मैं एक बदनाम मुजरिम औरत। मेरे साथ अखबार में तस्वीर छपवाने का मतलब अपनी इमेज को खराब कर देना मिनी जी। इससे आपका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। नहीं प्रमोदनी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचाकर मैंने कोई गलती नहीं की है। इससे ना तो मेरी इमेज खराब होगी और ना मेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद होगा, बल्कि मेरी छवि तो और उभरेगी। माना कि तुम एक बदनाम औरत हो, मुजरिम हो, मगर तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचाकर और तुम्हें अपने साथ रखने का जो प्रोपेगेंडा मैंने किया है ना, उससे लोग तो यही समझेंगे कि मैं एक समाज सेविका हूँ और गिरी हुई बदनाम औरतों को सुधारने का काम करती हूँ। प्रमोदनी, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। लोग ये समझेंगे कि तुमने जुर्म की दुनिया से तौबा कर ली है और एक नेक और शरीफ जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। तुम मुझ पर यकीन रखो, तुम मेरे साथ रही ना तो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दूंगी। और फिर अब तो मेरा और तुम्हारा साथ चोली दामन का है। इसका मतलब ये है मिनी जी कि अब आप मुझे सुधारने चलेंगी? नो, नेवर। मैं ऐसा बुरा काम कभी नहीं करूंगी। अरे भाई, अगर तुम और तिवारी जैसे लोग सुधर गए तो हमारा क्या होगा? हमारी दुकान तो तुम लोगों के बलबूते पर ही चलती है। मिनी जी, अगर आपके सुधारने के बावजूद मैं नहीं सुधरी तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे, मुझ पर नहीं। यही तो फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। देखो, जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो सच सुनने से डरते हैं और सच बोलने से भी। मैं भी डरती हूँ। प्रबोधनी, एक साधु भी समाज सुधारक होता है। उसमें और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि साधु मन का मैल धोने की बात करता है और हम तन का मैल धोने की। अरे भाई, मन तो दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है तन। और जो दिखाई देता है उसे साफ सुथरा और चमकदार रखो। प्रबोधनी, अगर कमीज साफ है ना तो उसके नीचे मैली बनियान चल जाती है। मैं समझ गई। आज पहली बार मुझे जिंदगी का नया तजुर्बा हुआ है। मिनी जी, वो कहावत आपने सुनी है, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है वो कांटों भरा नहीं है, वो फूलों से भरा है। जानती मिनी जी, आपका और मेरा साथ बहुत लंबा चलने वाला है। आपकी छत्र छाया में पाप भी पुण्य बनकर उभरेगा। मिनी जी, अब तक मैं अंधेरे में भटक रही थी, सही रास्ता तो आपने मुझे दिखलाया है।
आधा बजे। आधा बजे। मैंने कहा आधा बज है। अरे रूपा तुम? जी भैया मैं। तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई फंक्शन या फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? काश ऐसा होता भैया, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। पार्ट ऑफ माय ड्यूटी? क्या मतलब? मतलब ये कि अब कुछ दिनों के लिए मेरा ट्रांसफर पुलिस स्टेशन से दूसरी जगह हो गया है। मेरी ड्यूटी स्पेशल ब्रांच में लगा दी गई है। स्पेशल ब्रांच में? लेकिन रूपा, जहां तक मैं जानता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी ब्रांच में या किसी भी डिपार्टमेंट में बुर्का तो यूनिफॉर्म नहीं है। भैया ये चूहे बिल्ली का खेल है। मुझे एक मुजरिम को गिरफ्तार करना है, और ये जो बुर्का पहन रखा है ना मैंने, ये समझ लो कि एक जाल है जिसे पहनकर मुझे ग्रोवर के घर के आसपास घूमना है। लेकिन रूपा, ये ग्रोवर के घर के आसपास जो तुम्हें घूमना है, वो तुम अपनी वर्दी में भी घूम सकती हो ना? नहीं भैया, देखो मुझे प्रमोदनी पर नजर रखनी है, और विक्रम को ये विश्वास है कि तिवारी ग्रोवर के घर प्रमोदनी से मिलने जरूर आएगा, या फिर प्रमोदनी तिवारी से मिलने जरूर जाएगी। और तिवारी और प्रमोदनी दोनों मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसीलिए तो मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है। रूपा, कभी कभी तुझे देखकर मुझे हैरत होती है कि मेरी छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी गुड़िया इतने बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों के साथ लड़ने की ताकत रखती है, हौसला रखती है। भैया तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हिम्मत और हौसला हम दोनों को अपने डैडी से मिला है, राइट? और उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हिम्मत से और हौसले से हर मुसीबत पर काबू पाया जा सकता है, और अगर इंसान के पास साहस हो तो वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, समझे? एनीवे, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके? अपना ख्याल रखना। ओके? ओके, बाय। नहीं तिवारी, नहीं, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। इस वक्त तुम्हारा मेरे घर आना तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। मेरी पत्नी ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है, उसके किए किराए पर पानी फिर जाएगा। देखो अभी मामला गर्म है, इसे ठंडा पड़ जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा प्रमोदनी से मिलने का इंतजाम कर दूंगा, उसे यहीं बुला लूंगा। नहीं ग्रोवर साहब, नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा प्रमोदनी से मिलना बहुत जरूरी है, और मैं उससे आपके घर आकर ही मिलना चाहता हूं। देखो तिवारी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि इस वक्त मेरा घर पुलिस वालों ने घेर रखा हो, वहां सादे लिबास में पुलिस घूम रही हो, और तुम ऐसी हालत में प्रमोदनी से मिलना चाहते हो। देखो तिवारी, जिस जगह तुम खड़े हो उसके बारे में किसी को मालूम नहीं, कोई इसके बारे में नहीं जानता, और तुम यहां प्रमोदनी से नहीं मिलना चाहते। यह तो आपने सच कहा कि इस जगह के बारे में मेरे और आपके सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं ये जगह गंवाना भी नहीं चाहता। रही आपके घर की बात, तो पुलिस को भी ये उम्मीद होगी कि मैं वहां इतनी जल्दी नहीं आऊंगा, इसलिए मेरा वहां जाने में कोई खतरा नहीं है। और पुलिस भी ये जानती है कि मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। ग्रोवर साहब, इंसान खतरे में ज्यादा अलर्ट रहता है, और कभी कभी उसके लिए ये खतरा बोझ बन जाता है। तिवारी, मैं तो समझता हूं कि ये जिद है तुम्हारी। नहीं ग्रोवर साहब, आप सुनिए, अब आप जब भी यहां आए तो अपना कोई ऐसा सूट पहनकर आए जिसे लोग अच्छी तरह से देख सकें। फिर मैं बिल्कुल वैसा ही सूट पहनकर आप ही की गाड़ी में अकेला आपके घर जाऊंगा, जिससे ये लोग समझे कि आप ही घर वापस लौटे हैं। वैसे भी आपकी और मेरी पर्सनैलिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आसानी से लोगों को धोखा दे सकता हूं।
तिवारी, मुझे लगता है कि तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। नहीं ग्रोवर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, अब मैं ना खुद मरूंगा और ना ही आपको मरने दूंगा। अब तो बाजी मैं ही जीतूंगा, कि मेरा नाम तिवारी है, तिवारी है। वेलकम। डार्लिंग, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ, बात ही परेशानी की में नहीं। मैं तिवारी से मिलकर आ रहा हूं। वो परमोनी से मिलने घर आना चाहता है। कैसी बातें कर रहा है वो? क्या उसे पता नहीं इसमें कितना खतरा है? ग्रोवर साहब, आपने उसे समझाया तो होगा ना? भाई, मैंने उसे बड़ा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब तो बात यहां आके अटक गई है कि वो मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे घर आना चाहता है। वो समझता है कि दुनिया अंधी है, कोई उसे देख नहीं रहा। वैसे बात तो उसने बड़े पते की है। मुझे लगता है कि उसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो। नहीं ग्रोवर साहब, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट तिवारी ने जो तरकीब निकाली है ना, बड़ी लाजवाब तरकीब है। कौन सी तरकीब? जरा मैं भी तो सुनूं वो लाजवाब तरकीब। जी हाँ, क्यों नहीं, सुनिए। फर्ज कीजिए कि आप कोई खास लिबास पहनकर घर से बाहर निकलते हैं और लोग आपको उस लिबास में देखते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वही लिबास तिवारी पहनकर आपकी गाड़ी में आपके घर आ जाता है, तो लोग उसे पहचानेंगे नहीं, धोखा खा जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों का डील डॉल और हाइट तकरीबन सेम है, और इस तरह से आपके लिबास का फायदा उठाकर तिवारी आपके घर आ जाएगा बिना किसी खतरे के। लेकिन ग्रोवर साहब, खतरा तब पैदा हो सकता है जब वो आपके घर आ जाएगा, इसलिए हमें बड़ी सावधानी से रहना होगा। तुम्हारी बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये काम बड़े जोखिम का है। वो कहते हैं ना ग्रोवर जी, नो रिस्क नो गेन। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।